सदियों पहले जब भारतवर्ष का गौरव उसके ही राज्यों के टुकड़ों में बंटा जा रहा था, एक ऐसा काल था जब साम्राज्यों की नींव अहंकार की मिट्टी पर टिकी थी। उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर सिकंदर, अलेक्जेंडर का साया मंडरा रहा था और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध पर नंद वंश का अभिमानी शासन था। राजा धनानंद के विष भरे क्रोध और शापित कर्स्ड धन लोभ ने प्रजा के जीवन को अंधकार से भर दिया था। ऐसे ही एक उलझे हुए भारी समय में इतिहास अपने रास्ते बदलने के लिए तैयार था। भाग्य ने फैसला कर लिया था कि अब तख्त बदला जाएगा, लेकिन तलवार से नहीं, बुद्धि से। समय की इस तेज धार को रोकने और नया रुख देने के लिए भगवान ने किसी राजा के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण आश्य के आश्रम की शांत मिट्टी पर एक बालक को उतारा। वह बालक जिसके हाथ में धन की रेखा नहीं थी, लेकिन जिसके दिमाग में राजनीति का अनंत ज्ञान छुपा था। वह बालक जो आगे चलकर आचार्य चाणक्य के नाम से मशहूर हुआ और जिसके एक संकल्प ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। यह कहानी है उस महान नीतिज्ञ के जन्म की और उस विशाल संकल्प की जिसके बाद न तो वह रुका और न ही उसने अपनी शिखा बांधी। आई वरदान का जन्म गोलग्राम और आर्षि क्षणक जैसा कि इतिहास के विभिन्न स्रोतों सोर्सेज में वर्णित है। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 375 से 370 ईसा पूर्व BCE के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थल को लेकर इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन दो प्रमुख स्थान सामने आते हैं: तक्षशिला के पास का कोई क्षेत्र या मगध के पास का गोलग्राम नामक स्थल। हम मानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान बिहार या उसके आसपास के मगध क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण उनका नंद साम्राज्य से सीधा संबंध बना। उनके पिता आर्षि क्षणक एक महान विद्वान और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। ऐसा माना जाता है कि क्षणक राशि के पुत्र होने के कारण ही वह चाणक्य कहलाए, या फिर क्षणक नामक क्षेत्र से आने के कारण। चाणक्य की माता का नाम इतिहास के पन्नों में बहुत कम मिलता है, लेकिन उनका योगदान पुत्र के संस्कारों में अनमोल था। पिता क्षणक ने अपने बेटे को वह सभी शिक्षा और संस्कार दिए जिनके बल पर वह आगे चलकर एक सम्राट का निर्माण करने वाले थे। एक रहस्य, एक भविष्यवाणी। जैन और बौद्ध ग्रंथों में चाणक्य के जन्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मिलती है, जो उनके असाधारण व्यक्तित्व का पहला संकेत थी। जब बालक विष्णुगुप्त का जन्म हुआ तो गांव के विद्वान और ज्योतिषी चकित रह गए। कहा जाता है कि उसके दांत पूरे विकसित थे, जो किसी राजा या सम्राट के जन्म का प्रतीक थे। उस समय की समझ के अनुसार इसका मतलब था कि यह बालक बड़े होकर सम्राट बनेगा और राजवंश की स्थापना करेगा। लेकिन आर्षि क्षणक तो एक संत थे। वह अपने बेटे को राजसी जीवन में नहीं देखते थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा एक महाज्ञानी बने। एक रोचक पल आया। चाणक्य के पिता ने यह जानकर कि उनका बेटा अगर राजा बना तो वह क्रूर, रूथलेस हो सकता है, स्वयं उनके दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ने के बाद ज्योतिषियों ने एक नई भविष्यवाणी की। इस बालक के हाथ में अब राजदंड, सेप्टर्स तो नहीं होगा, लेकिन इसकी जीभ और इसका दिमाग दो बड़े साम्राज्यों को बनाएगा और मिटाएगा। एक और छोटा सा रहस्य उनकी पीठ पर था। उनकी शिखा छोटी, थोड़ी टेढ़ी थी, जो उनके अत्यधिक क्रोधी और प्रतिशोधी स्वभाव, वेंजफुल नेचर को दर्शाती थी, लेकिन इसके साथ ही उनके अतुलनीय ज्ञान को भी। चाणक्य के पिता ने इस ज्ञान और क्रोध को सही राह देने का निर्णय लिया। 3. बचपन का खेल और बुद्धि का तेज। आर्षि क्षणक ने अपने बेटे को सिर्फ ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। उन्होंने विष्णुगुप्त को सिखाया कि एक राजा कैसे सोचता है, एक सेनापति कैसे रणनीति बनाता है, और सबसे जरूरी, एक सन्यासी कैसे निष्पक्ष, इम्पार्शियल फैसला लेता है। चाणक्य का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बालक मिट्टी के घोड़ों से खेलते थे, चाणक्य मिट्टी के पत्थरों से न्याय प्रशासन का खेल खेला करते थे। वह खेल जो इतिहास बन गया। एक प्रसिद्ध किस्सा है जो चाणक्य की तीव्र बुद्धि को दर्शाता है। गांव के बच्चे मिलकर राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य राजा की गद्दी पर बैठे थे। दो बच्चे दूसरी प्रजा बनकर एक समस्या लेकर आए। एक बच्चे की एक गाय को दूसरे बच्चे ने चुरा लिया था। आमतौर पर बच्चे लड़ झगड़ कर या रोते हुए खेल खत्म कर देते, लेकिन राजा चाणक्य का फैसला सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने पहले दोनों की बात सुनी, फिर उन्होंने चोर पर कोई दंड लगाने के बजाय उससे कहा कि वह उस गाय के 2 बच्चे देगा, 2 गुना जुर्माना, और गाय के मालिक से कहा कि वह उस बच्चे को माफ करेगा। सबक यह था, न्याय सिर्फ दंड देने में नहीं है, बल्कि ऐसा दंड देने में है जो गलती करने वाले को सिखाए और पीड़ित को संतुष्ट करे। इस छोटे से खेल में ही बड़े होकर अर्थशास्त्र में लिखे जाने वाले दंड नीति का पहला रूप दिख गया था। इस तरह चाणक्य बड़े होने लगे। उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो तलवार की शक्ति को भी झुका सकती है।
लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ उनके मन में नंद साम्राज्य की अनुचित नीतियां छुपती रहती थीं। वह देखते थे कि कैसे धन और अहंकार के नशे में चूर नंद शासक धनानंद अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। उनका अध्ययन सिर्फ विद्वत्ता के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए था। समय आ गया था कि चाणक्य, जिन्होंने सबसे अच्छी नीतियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अब तक्षशिला जाई, उस जगह जहां से उन्हें विश्व को बदलने का रास्ता मिलने वाला था। चार ज्ञान की भूमि तक्षशिला का महान प्रवेश। चाणक्य के पिता के मार्गदर्शन में उनका प्रारंभिक ज्ञान तो अद्भुत था, लेकिन विश्व को बदलने के लिए उन्हें विश्व के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र से प्रमाण पत्र और गहन शिक्षा की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने मगध से उत्तर पश्चिम की ओर लंबी यात्रा की, जहां ज्ञान का सूर्य अपनी पूरी आभा में चमकता था। वह स्थान था तक्षशिला। तक्षशिला, जिसे आज के पाकिस्तान में स्थित माना जाता है, केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था। यह कला, विज्ञान, चिकित्सा, युद्ध नीति और राजनीति का एक जीता जागता संग्रहालय था। यहाँ दूर दूर से यूनान, ग्रीस और चीन तक से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। जब चाणक्य ने तक्षशिला में प्रवेश किया तो उनकी असाधारण मेधा, टैलेंट और तीक्ष्ण बुद्धि ने जल्द ही उन्हें छात्रों और शिक्षकों के बीच एक विशेष स्थान दिला दिया। उन्होंने वहां केवल अध्ययन ही नहीं किया बल्कि इतनी कुशलता से ज्ञान अर्जित किया कि वह जल्द ही स्वयं राजनीति, पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के मुख्य आचार्य बन गए। सोचिए, जिस बालक ने मिट्टी के खेल में न्याय सिखाया था, वह अब विश्व के छात्रों को राजकाज चलाने के सूत्र सिखा रहा था। उनकी शिक्षा का अनोखा रंग। चाणक्य का ध्यान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने इतिहास के सभी बड़े युद्धों, सफल और विफल राजाओं के फैसलों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यह जान लिया था कि राजा का असली बल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और उसकी गुप्तचर प्रणाली में होता है। उन्होंने राजनीति के सिद्धांतों को ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर सिखाया, अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से जोड़ा और युद्ध को कूटनीति से। उनके व्याख्यान, लेक्चर्स इतने प्रभावी होते थे कि विद्यार्थी मंत्रमुग्ध रह जाते थे। वह केवल ज्ञान नहीं देते थे, वह विजय का सूत्र देते थे। यहीं तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के दो सबसे बड़े शस्त्रों को अंतिम रूप दिया। अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, शासन, व्यापार और जनता के कल्याण को संतुलित करने के नियम, कूटनीति की जटिलताएं, शत्रु को बिना लड़े हराने की कला, विष और विश्वास का मिश्रण। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी चाणक्य के मन में एक कांटा चुभता रहा, उनके गृह राज्य मगध पर धनानंद का अत्याचारी शासन। वह जानते थे कि उनके ज्ञान का असली उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि मगध को बचाना है। अपमान की ज्वाला। नंद दरबार का वह भीषण दिन, इतिहास का वह क्षण आ गया था जब चाणक्य को अपने ज्ञान और अपने कर्तव्य के बीच एक को चुनना था। उस समय भारत के पश्चिमी दरवाजे पर विदेशी खतरे का साया मंडरा रहा था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत में प्रवेश कर चुका था। उसकी सेनाएं, उसकी युद्ध कला और उसकी अजेयता की कहानियां सुनकर भारतीय राजा भयभीत थे। मगध का शासक धनानंद भले ही क्रूर था, लेकिन उसकी सेना विशाल थी। मगध को ही इस खतरे का सामना करना था। चाणक्य अपनी विद्वत्ता और देशभक्ति के बल पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, धनानंद को समझाना कि बाहरी दुश्मन को हराने के लिए सभी भारतीय राज्यों को एकजुट होना होगा और इसके लिए मगध को अपनी प्रजा का विश्वास जीतना होगा। पाटलिपुत्र के नंद दरबार की शोभा। नंद दरबार भव्य लेकिन अहंकार और वासना से भरा था। राजा धनानंद, जो अत्यधिक धन के नशे में चूर था, विद्वानों और संतों का सम्मान करना भूल चुका था। उसने अपने सिंहासन के चारों ओर भोग विलास की चीजें सजा रखी थीं, ज्ञान की किताबों को नहीं। जब आचार्य चाणक्य ने अपनी साधारण वेशभूषा, टूटे दांतों की मुस्कान और अपनी बुद्धिमत्ता की आभा के साथ दरबार में प्रवेश किया तो दरबारियों ने उनकी सादगी का मजाक उड़ाया। चाणक्य ने निर्भीक होकर धनानंद को सिकंदर के खतरे के बारे में बताया और उसे राजनीति के सही सिद्धांत समझाए। उन्होंने कहा, एक राजा का असली खजाना उसका धन नहीं बल्कि उसकी प्रजा का प्रेम और विश्वास होता है। विदेशी दुश्मन को हराने से पहले आपको अपनी जनता के मन से भय को मिटाना होगा। ऐतिहासिक अपमान का वह क्षण। धनानंद, जो शराब और अहंकार में डूबा हुआ था, इस साधारण दिखने वाले विद्वान की बातें सुनकर क्रोधित हो गया। उसे लगा कि एक मामूली आचार्य उसे शासन चलाना सिखा रहा है। क्रोध में आकर धनानंद ने आदेश दिया, कौन है यह भिक्षु जो मेरे दरबार में राजनीति का पाठ पढ़ाने आया है? इसे तुरंत यहां से निकाल दो। मगध को तुम्हारे ज्ञान की नहीं, मेरी तलवार की शक्ति की जरूरत है। कुछ दरबारियों ने चाणक्य को अपमानित करते हुए धक्के मारकर दरबार से बाहर निकालने की कोशिश की। यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह ज्ञान का, नीति का
और समग्र राष्ट्र प्रेम का अपमान था। इसी क्षण चाणक्य का हृदय क्रोध और संकल्प से भर गया। उनके चेहरे पर किसी सम्राट से भी अधिक भयानक तेज आ गया। उन्होंने जोर से पुकारा, रुको! फिर उन्होंने अपने गले में पड़ी पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत और पीठ पर पड़ी शिखा को, जो अब तक उनके पिता की आज्ञा के कारण बंधी हुई थी, एक जोरदार झटके के साथ खोल दिया। उन्होंने धन के नशे में चूर धनानंद की आंखों में देखा और गर्जना की, हे नंद, तुमने एक आचार्य का नहीं, ज्ञान का अपमान किया है। यह मेरी शिखा है। आज इस पवित्र धागे को खोलकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरी जड्ढें उखाड़कर इस नंद वंश का विनाश नहीं कर देता, तब तक यह फिर से नहीं बंधेगी। तुम्हारा अंत मेरे हाथ से होगा। इस क्षण चाणक्य ने अपनी सारी विद्वत्ता और अपनी सारी देशभक्ति को अग्नि संकल्प में बदल दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र को छोड़ दिया, अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा एक ऐसे योग्य शिष्य की तलाश में जो इस विशाल संकल्प को पूरा कर सके। अब वह केवल आचार्य नहीं थे, वह महाप्रतिशोध की जीती जागती ज्वाला थे।